नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी नाइन, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह और हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन। और क्या दिन है, जी हाँ। सेंसेक्स 71,000 के ऊपर, निफ्टी ने पहली बार 21,300 का स्तर छुआ। अब इस रैली में बाजार कहां तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या एक तरफा रैली में निफ्टी आसानी से 22,000 छुएगा? क्या 72,000 सेंसेक्स छूने की तैयारी कर रहा है? और क्या जो लोग वैल्यूएशन को लेकर कंसर्न जता रहे हैं उन सबको धता बचा करके बाजार का ऐसे ही अपनी चाल जो है वो चलता रहेगा? यही अगले एक घंटे में हम समझने की, जानने की कोशिश करेंगे कि अभी आपकी रणनीति बाजार के अंदर होनी क्या चाहिए। क्या प्रॉफिट बुक करने का समय है या फिर नई खरीदारी अभी भी करते रहने चाहिए? अगले एक घंटे इस पर बातचीत होगी। खबरों वाले शेयरों में क्या देखने को मिल रहा है, काफ़ी सारे एक्शन हैं और कुछ शेयर ऐसे भी हैं जहां पर कि अभी भी खरीदारी की जा सकती है। कौन से वो शेयर है, बजिंग स्टॉक्स में जानेंगे। 1:45 होगा हमारा खास सेगमेंट, वाह क्या आईपीओ है। जी हाँ, 2 आईपीओज हो रहे हैं आज बंद और अगले हफ्ते खुल रहे हैं कई सारे आईपीओज। तो उसमें आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, कहां पर मिलेगा ज़्यादा लिस्टिंग गेन, करेंगे विश्लेषण विस्तार पूर्वक। तो बने रहिए हमारे साथ। ठीक 1:45 बजे हम बातचीत करेंगे वाह क्या आईपीओ में इसकी, और आखिर में होगा हमारा खास सेगमेंट चुन चुन के। तो अगले एक घंटे कहीं हिलिए डुलिए मत, आप हमारे कार्यक्रम के साथ बने रहिए। आपके जो सवाल हैं वो पूछते रहिए। और सबसे पहले रूबरू कराते हैं आज के खास मेहमान को। हमारे साथ अरुण केजरीवाल जी जुड़ चुके हैं आज की बातचीत में शामिल होने के लिए। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो बाजार पर ही आपकी राय जानना चाहेंगे। 21,300 के ऊपर निफ्टी और काफ़ी मजबूती के साथ जो है ये बाधा पार की है निफ्टी ने। 71,000 के ऊपर सेंसेक्स। अभी इस रैली को कहां तक एक्सटेंड होते हुए आप देख रहे हैं? पूरी तरीके से आज की तारीख में जो है बुल्स की गिरफ्त में बाजार दिखाई दे रहा है। देखिए, बुल्स के अलावा जो विदेशी संस्थागत निवेशक एफआईआई या एफपीआई कहते हैं, इन्होंने भी अपना रवैया भारत के प्रति बदला है। अक्टूबर में उन्होंने करीब 30,000 करोड़ का माल बेचा था कैश मार्केट में। नवंबर में उन्होंने कुछ खरीदारी की थी करीब 7,000 करोड़ की, और दिसंबर के आधे महीने में वो 20,000 करोड़ से ज्यादा का माल खरीद कर ले गए हैं। जब उनको भी ये एक बदलाव दिख रहा है, तो भारत में जो छोटे निवेशक है जो लगातार पैसा लगा रहे हैं, चाहे वो एसआईपी के थ्रू हो, चाहे म्यूचुअल फंड के थ्रू हो, चाहे छोटे मझोले जो शेयर होते हैं मिड कैप स्मॉल कैप में, उसमें, और उन्हें पैसा मिल रहा है, तो आपको ये क्यों लगता है कि बाजार आज कल में रुक जाएगा या ये जो एक बुल रन टाइप चल रही है उसमें रुकावट आए? तो क्या सर अभी भी खरीदारी करते रहनी चाहिए चुनिंदा शेयरों में जहां पर अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखे, जहां पर फंडामेंटल्स अच्छे हों? ये आपका एक सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें, जहां तक सूचकांक का सवाल है, सेंसेक्स और मिड कैप का, इसमें एक स्टॉक रोटेशन हो रहा है। कभी कुछ चलता है, कभी कुछ चलता है, कभी कुछ अटक जाता है। आज आईटी शेयर का नंबर आया है और टीसीएस 5% से ज्यादा ऊपर है। मुझे लगता नहीं है कि पिछले 6-8 महीने में ऐसा मौका मिला हो जहां पे टीसीएस में इतनी बड़ी बढ़त मिली हो। लेकिन टीसीएस के चलते साथ साथ इन्फोसिस ने भी उसे सहारा दिया है, तो सूचकांक जो है एक अच्छा खासा एक रैली के साथ उभरा है। तो कल किसका नंबर आएगा ये तो ऊपर वाला ही जानता है, लेकिन ऐसे कुछ न कुछ आपको इवेंट्स मिलते रहेंगे जिसके कारण बाजार में बढ़त भी होगी, कुछ करेक्शन भी देखने को मिलेगा। ये ध्यान में रखिए कि जो अगली जो ये बुल रन है, ये कम से कम 5 महीने चलेगी, और 5 महीने में जो आपको मूवमेंट मिलेगा वो लगभग 8 से 10% मिलना था, जिसमें से 3-4% ऑलरेडी हो चुका है। तो लक्ष्य बड़ा है, समय बड़ा है, तो इसका मतलब अवश्य करेक्शन बीच बीच में होते रहेंगे। कभी सूचकांक में होगा, कभी स्टॉक में होगा। ठीक, चलिए, तो समय समय पर करेक्शन होते रहेंगे, लेकिन समय समय पर आपको मौके भी मिलते रहेंगे। जो है अलग अलग सेक्टर की बारी आ रही है, तो अभी किस सेक्टर में निवेश करना चाहिए हम जानेंगे। और आईटी पे आज हम खास तौर से बातचीत करने वाले हैं। तो आईटी शेयर आपने खरीदे हुए हैं, खरीदना चाह रहे हैं, तो जो है इस कार्यक्रम में आप बने रहिए। चलिए अगले दर्शक के पास चलते हैं। आज के पहले दर्शक हमारे साथ जो जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन लाइन में, रविकांत जी हमारे साथ जुड़े हैं। रविकांत जी नमस्कार। जी नमस्ते सर। नमस्ते रविकांत जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं दिल्ली गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। गाजियाबाद से बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है सर। और क्या करते हैं आप गाजियाबाद में, कैसे हैं आप? गाजियाबाद में
जॉब करते हैं, अच्छे हैं सर। आप बताएं। हम बहुत अच्छे हैं सर और बहुत शानदार हैं। और आप बताइए क्या प्रश्न है आज का आपका? प्रोग्राम न्यूज देखते हैं, बहुत मजा आता है। चलिए सर, आपको आनंद आता है, बहुत अच्छी बात है। और आप नियमित दर्शक हमारे बने रहिए, यही हम चाहते हैं आपसे। और कोई सुझाव हो तो जरूर देते रहिए। आज का प्रश्न बताइए। सर हमारा सवाल ये है कि हमारे पास 114 शेयर हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के, और मेरे पास जो नजरिया है वो लॉन्ग टर्म का नजरिया, लगभग 30 तक का नजरिया है। इसके लिए अच्छा। क्या करें, रहें या निकल जाएं? किस रेट पे लिए आपने? सर मतलब 90 के दशक का, इतना तो याद ही नहीं है कि कितने का लिया है मैंने। अरे बाप रे बाप, 1990 में आपने लिया है, अभी भी आप लॉन्ग टर्म का व्यू रख रहे हैं, तो आपको तो सवाल पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। चलिए पूछ लेते हैं एक बार के लिए हम अरुण जी से। सर 1990 के इन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज लेके रखे हुए हैं। अब तो इनके पास जो है जियो के भी शेयर आ गए, काफ़ी सारे रैली भी रिलायंस में जो है अगर हम देखें तो काफ़ी शानदार देखने को मिली है। भाई 5 साल में ही शेयर हमने देखा कि 127-128% का रिटर्न दिया है। इन्होंने तो 1990 के लिए रखे हुए हैं, तो पता नहीं कितने गुना का रिटर्न इस समय जो है इनको मिल रहा है। अभी 114 शेयर इनके पास हैं। आपकी सलाह क्या रहेगी अब? इनको बेचना चाहिए कि अभी बने ही रहें? विपुल जी, पैसा उसी के लिए उसी को वो ही बना सकता है जो लंबी अवधि के लिए रखे। और जब इन्होंने 1990 में ये जो शेयर लिए हैं तो इसमें एक बोनस भी इनको मेरे ख्याल से 2 या 3 मिले होंगे। ये इनको जो डिवीजन हुआ 2007-8 में जब दोनों भाई अलग हुए थे तो उसमें भी इनको शेयर मिले होंगे। तो इनके काफी छोटे छोटे बच्चे इन कंपनियों के भी हुए होंगे। निवेशित रहिए, आपको पैसा बन ही रहा है। और जो ये तेजी चल रही है, जब सब बात कर रहे हैं कि 70 का 71, 71 का 72, 73, 74 सूचकांक होगा, तो आप काहे चिंता करते हो? रिलायंस में भी तेजी आएगी। एक सबसे भारी भरकम शेयर सूचकांक में ये है। मेरे ख्याल से अब एचडीएफसी बैंक आगे हो गया है, क्योंकि एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का उसमें एक मर्जर हुआ था। निवेशित रहिए, आपको कोई घबराने की चिंता नहीं है। और पैसे देखते रहिए। 1990 का भाव अभी अगर हम देखें तो करीब 11-12 रुपए के बीच में ये शेयर ट्रेड कर रहा था। और अब तो पता नहीं कितने शेयर इनके, जैसा कि अरुण जी कह रहे हैं कि कितने सारे बच्चे हो गए हैं उस समूह के, वो भी आपके पास शेयर पड़े होंगे, बोनस पड़े होंगे। तो अच्छे खासे पैसे बन रहे हैं सर, बनाए रखिए। और आने वाले समय में अपने बच्चों को आप तोहफे में दीजिए, और क्या कह सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगता है जब आप इस तरह के निवेशक आते हैं और जिन्होंने बहुत अच्छा पैसा बनाया हो बाजार से। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक के पास चलते हैं। मोहित यादव जी का एक प्रश्न आया है, और ये प्रश्न इनका है हाल ही की लिस्टिंग हुई कंपनी इरेडा के बारे में, और क्या मूव यहाँ पर देखने को मिला है। 118 रुपये की इन्होंने खरीद की है, आगे क्या करना चाहिए? लॉस हो रहा है सर। अब 132 रुपये का शेयर आप 118 में खरीदेंगे और फिर कहेंगे एक दिन के बाद कि आपको लॉस हो रहा है, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो ठीक है, अब इतना चलने के बाद जो है शेयर में सुस्ती आनी लाजमी थी। 10% नीचे एक तरफा रैली देखने को मिली है। तो किस प्राइस पे आप ले रहे हैं, हमेशा इस बात का अवश्य ध्यान रखें। या तो फिर आपका बहुत लंबी अवधि का नज़रिया हो, तब तो कोई बात नहीं है, पर आप एक दिन के लॉस पे अगर परेशान होंगे इतनी ऊपर लेने के बाद, तो भी अच्छी बात नहीं है। अरुण सर क्या सलाह रहेगी? 32 रुपये का शेयर जो है 118-20 तक गया, आप सुस्ती देखने को मिल रही है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। आज 10% नीचे है, अब ये कह रहे हैं मुझे लॉस हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? आपकी सलाह क्या रहेगी इरेडा पे? विपुल जी, ये सवाल लेकर अपने जो निवेशक है उनको एक मैं एडवाइस देना चाहता हूं। ये एक अच्छा उदाहरण है। 3.5 गुना ऊपर इन्होंने शेयर लिया, तो इनसे एक सवाल पूछना चाहिए था, आपने क्या सोच कर लिया? 32 में आपको शेयर नहीं मिला, 64 में आपको शेयर नहीं मिला, 96 में आपको शेयर नहीं मिला। फिर आपने फाइनली, जैसे कहते हैं, गाड़ी चलती जा रही थी तो आपने वो 118 में गाड़ी में छलांग मारकर शेयर में एंट्री करी। अब 112 होते ही या 110 होते ही, जिसे कहते हैं, आप नर्वस हो गए हो। आपने कुछ सोच समझ कर लिया है? कुछ समय दीजिए आपके शेयर को आगे जाने के लिए, या एक डिसाइसिव कमजोरी दिखाने के लिए। मेरे ख्याल से 32 का शेयर 118 में लेने का कोई तुक नहीं बनता था, और 110 में घबराने का भी कोई तुक नहीं है। मेरे ख्याल से शेयर काफी जल्द बढ़ा है, ह्यूज वॉल्यूम हुआ है, और
ये एक तय है कि ये एक अनजस्टिफाइड प्राइस राइज शेयर में देखने को मिली है। मेरे ख्याल से 2-4 दिन कम से कम होल्ड कीजिए, आपको पता चलेगा कि ये शेयर में नया मोड़ या नई तेजी होती है या नहीं। सेफ्टी के लिए एक स्टॉप लॉस रख लीजिए 99, 98, 99 के बीच में। अगर उसके नीचे जाता है तो आप शेयर में से निकल जाइए, अदरवाइज आप इसको होल्ड कर सकते हैं। ठीक, तो ये रणनीति आपके लिए रहेगी सर, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। चलिए सिद्धांत जी से जरा बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ अगले दर्शक फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। सिद्धांत जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सिद्धांत जी। IRED में क्या करना चाहिए, पोजीशन होल्ड करना चाहिए क्या? किस रेट पे लिया आपने? हमने तो ऑल टाइम हाई पे लिया है। चलिए, तो आपने ऑल टाइम हाई पे लिया, क्या सोच के लिया सर? अभी हमारे साथ एक और दर्शक थे मोहित यादव जी, उनका प्रश्न अभी हमने वही डिस्कस ही कर रहे थे इरेडा के बारे में। आपने तो 123 पे लिया है, उन्होंने 128 पे लिया है। अब सर इस रेट पे आकर के लेने का कोई लॉजिक बनता नहीं था क्या? किसने सजेस्ट किया था आपको? सजेस्ट नहीं किया था किसी ने, ये तो ले लिया है। अब 32 रुपये का शेयर सर एक मतलब एक तरफा बिना गिरे 120 तक जा रहा है, और फिर आप वहाँ पर 123 पे पिछले भी खरीदे। लिया था हमने, पर सेल आउट किया था वापिस। अच्छा, तो एक बार आप प्रॉफिट बुक कर चुके हैं उसमें। अभी क्या नजरिया है, कितना लॉन्ग टर्म का नजरिया है, शॉर्ट टर्म का नजरिया क्या है? लॉन्ग टर्म का नजरिया है। लॉन्ग टर्म का नजरिया है। चलिए ठीक है, पूछते हैं एक बार सर, एक टिप्पणी इनके लिए भी कर दीजिए सर। इन्होंने भी ऊपर के लेवल पे खरीदा है, काफ़ी शानदार रैली देखने को मिली है और कई सारे दर्शकों के सवाल हैं। सिद्धांत जी को भी कोई सलाह देना चाहेंगे आप? विपुल जी, ये जो बाजार में जो एक तेजी चल रही है, इसमें भाव इलास्टिक हैं, ऐसा लगकर कई निवेशक बाजार में आ जाते हैं। कोई भी भाव में ले लीजिए, कल बेचेंगे तो 4 से 6% तो मिलना ही है, अगर 4 दिन के बाद भेजेंगे तो 20% मिलेगा। बाजार ऐसा नहीं चलता। और एक तरह से कुछ हद तक मैं ये भी कह सकता हूं कि ये जो एक वो जो स्पाइडर होता है, वो एक अपना जाल बिछाता है, उसके अंदर में छोटे छोटे इंसेक्ट्स को पकड़ता है, और जब उसको मौका मिलता है वो उनको अटैक करके खा लेता है। यही एग्जाम्पल मैं शेयर बाजार की करूंगा कि नए नए निवेशक जो लालच में दौड़ते दौड़ते आते हैं, उनको पकड़ा जाता है, और उनका जब माल ऊंचा लिया हुआ जब वो नुकसान में बेचते हैं, तब उसके बाद बाजार चलता है। थोड़ा होमवर्क कीजिए, सोच समझकर शेयर खरीदिए, और ये न सोचे कि आप कोई भी भाव में ले लेंगे तो भी आपको मुनाफा होगा। एक्सपर्ट्स आपके शो पर भी आते हैं, वो क्या बोलते हैं उनको सुनकर उसके बाद निवेश कीजिए, नहीं तो ये खतरे से खाली नहीं है। और ये ध्यान में रखिए, जितने ऊंचे से आप गिरोगे चोट उतनी बड़ी लगेगी। तो संभल कर रहिए, ये बाजार ऐसा नहीं है कि आप प्लास्टिक कितना खींचते हैं, और प्लास्टिक को भी आप जितना खींचते हैं, कहीं बीच में अगर छूटती है, हाथ से छूटती है और टूटती है, बहुत तेज चोट लगती है। तो ये हमेशा ध्यान रखिए, तो कहीं चोट ना खाएं आप लोग। इसलिए वैल्यूएशन को ध्यान में रखते हुए, शेयरों के सेक्टर को समझते हुए, फंडामेंटल को समझते हुए पैसे लगाएं, सोच समझ करके लगाएं। इस बीच काफ़ी सारी टिप्पणियाँ आई हैं। एक टिप्पणी आई है सर संदीप उपाध्याय जी की, कह रहे हैं अरुण केजरीवाल द मोस्ट सॉफ्ट आफ्टर एक्सपर्ट ऑन मनी9 विद द बेस्ट होस्ट विपुल सिंह। वाह क्या जोड़ी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी आपकी इतनी अच्छी टिप्पणी के लिए, और ऊर्जा बढ़ती है इस तरह की जब आप लोग टिप्पणियां करते हैं। कोशिश करते हैं कि आप लोगों को भी शिकायत का मौका ना मिले। सर इनका सवाल जो है वो कह रहे हैं कि सर ओवरऑल केमिकल सेक्टर पे आपका व्यू क्या होगा? आज केमिकल शेयरों में शानदार रैली देखने को मिल रही है। ज़्यादातर केमिकल शेयर आज जो है 3 से 5%, 7% की बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं। सुस्ती बीच में काफ़ी देखने को मिली, दोबारा चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी सर ओवरऑल इस सेक्टर पर व्यू जानना चाह रहे हैं, और कोई पसंदीदा शेयर है क्या आपका केमिकल सेक्टर में? अरुण सर आवाज जी। विपुल जी, इन्होंने एक बहुत बहुत अच्छा सवाल पूछा है। इसी को कहते हैं सेशन। कुछ दिन पहले तक इस शेयर में कहीं तेजी नहीं थी, काफी सुस्त चल रहा था। अचानक आज पूरा का पूरा क्षेत्र जी पर है। ये जो सर आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, मुझे लगता है कुछ शायद नेटवर्किंग का इशू है।
तो एक बार आप जरा क्रॉस चेक कर लीजिए, तब तक मैं कुछ एक जो है शेयरों पे नज़र डाल लेता हूं कि जहां पर तूफ़ानी रफ्तार देखने को मिल रही है, और तब तक आप एक बार नेटवर्क चेक कर लीजिए कि कहाँ पे क्या समस्या देखने को मिल रही है। आज आईटी में तो सदाबहार जो है रैली आज देखने को मिल रही है, क्या मूव देखने को मिल रहा है। ज़्यादातर आईटी शेयर जो है वो ऊपर हैं। जेएसआर टेक 10% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा कोफोर्ज में काफ़ी शानदार मूव देखने को मिल रहा है। एचसीएल टेक करीब 4.25% ऊपर इस समय कामकाज कर रहा है। तो ये तो बात रही आईटी की, लेकिन आईटी के अलावा जहां पर हम देख रहे हैं कि जहां पर मजबूती देखने को मिल रही है, उसमें हम देख रहे हैं कि जेएम फाइनेंशियल आज काफ़ी तेज़ी के साथ रफ्तार पकड़ा हुआ है और अब 10.5% ऊपर है। एचएफसीएल में हम देख रहे हैं करीब 10% की तेज़ी है। ईथर इंडस्ट्रीज़, अंबर इंटरप्राइजेज 7% से ज़्यादा ऊपर। नाल्को मेटल शेयरों में आज काफ़ी शानदार चमक है। जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है और उसका असर मेटल शेयरों की चमक पर देखने को मिल रहा है, और मेटल शेयर काफ़ी अच्छे से चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। बालाजी अमाइंस जो है इस समय करीब 6% ऊपर। इसके अलावा अगर हम देखें तो रत्नमणि मेटल में भी 5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। फर्स्ट और सोल्यूशन करीब 4.5% ऊपर चल रहा है। चलिए, अरुण जी से दोबारा संपर्क हो गया है। सर, केमिकल सेक्टर पे आपकी बात अधूरी रह गई थी। तो जैसे मैं कह रहा था कि जो सेक्टर रोटेशन है वो आज केमिकल में दिख रहा है। ये जब मूवमेंट शुरू होता है कोई एक नए सेक्टर में, तो वो अक्सर 2 से 3 दिन चलता है। उसके बाद में वो सेक्टर ठंडा हो जाता है और नया सेक्टर कोई और चलने लगता है। तो ऐसे सेक्टर मूवमेंट का लाभ लीजिए। आपके पास में अगर उस क्षेत्र के कुछ शेयर हैं तो दूसरे दिन या तीसरे दिन जिसमें भी अच्छा खासा मूवमेंट आया हो और आपके पास शेयर हो, आप उसको एक बार बेचकर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और जब भी वो शेयर नीचे आए तो उसे वापस खरीद सकते हैं। जी, ठीक। चलिए, इस बीच जो है चलते हैं आगे और अपने अगले दर्शक के पास नदीम सैफी साहब से बातचीत कर लेते हैं। नदीम साहब नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी सर। कैसे हैं नदीम साहब आप? सर मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं सर? हम बहुत खैरियत से हैं, बहुत अच्छे से हैं। आप बताइए कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं बुलंदशहर क्षेत्र आहार से बोल रहा हूँ सर। अच्छा, बुलंदशहर से। जी जी। हाँ, बुलंदशहर से बात कर रहा हूँ सर। अच्छा, क्या करते हैं सर, क्या सवाल है आपका? सर सवाल मेरा ये है, मैंने IRFC में 1000 शेयर लिए हुए हैं सर। अच्छा, किस रेट पे लिए आपने? मैंने रेट पर लिए थे 95.35 पर, यानी कि 95। जी, हाँ। 95-35 पे आपने लिए हैं। और कितना, क्या नजरिया, क्या सोच के लिया है, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं आप? सर मैं इसे लॉन्ग टर्म में रखना चाहता हूँ, इसे लंबी लगभग अवधि 1 से 2 साल के लिए। 1 से 2 साल के लिए। चलिए, अच्छी बात है, क्योंकि अगर बहुत छोटी अवधि का नज़रिया होता है तो थोड़ा सा आपने महंगे पर लिया है। शेयर में क्या शानदार रैली पिछले कुछ दिनों में, कल जो है खबर भी यहाँ पर थी और उसका हमने बजिंग स्टॉक्स में इसको डिस्कस किया था। कंपनी के बॉन्ड्स को जो है वो काफ़ी शानदार रिस्पांस मिल रहा है। 3000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए कंपनी की योजना थी बॉन्ड्स के जरिए, और 7000 करोड़ से ज़्यादा की बोलियां कंपनी के बॉन्ड्स में आती हुई दिखाई दी हैं। और कल भी काफ़ी शानदार मूव था, आज भी 4.25% ऊपर है। तो 1-1.5% ऊपर आपको जो है हम देख रहे हैं कि 1-1.5 रुपये आपको मिल रहे हैं यहाँ पर। पिछले 1 महीने के अंदर अनुसार इसमें जो है करीब 30% से ज़्यादा की रैली आ चुकी है IRFC के अंदर। पिछले 6 महीने में करीब 200%, 192-193% जो है ये शेयर चल चुका है। काफ़ी शानदार मूव। अब सोचिए 3 गुना हो चुका है ये 6 महीने के अंदर शेयर। अभी क्या करना चाहिए सर? अब इन्होंने थोड़े से ऊपर लिए हैं 95 के आसपास, लेकिन नज़रिया इनका लंबी अवधि का है, 1-2 साल का। आपकी राय? विपुल जी, अगर 1-2 साल का व्यू है तो इसमें मूवमेंट और आएगा। कंपनी क्या करती है ये भी जानना जरूरी है। ये इंडियन रेलवेज के लिए उनका जो एक्सपांशन मॉडर्नाइजेशन का जो प्रोग्राम है उसके लिए पैसा जुटाकर इंडियन रेलवे को देती है, और इंडियन रेलवे को जो ये पैसा जुटाकर देती है वो उनको एसेट्स लीज करके देती है। ये लीजिंग मॉडल से कंपनी को टैक्स का बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर लीज है और इसमें डेप्रिसिएशन बड़ा मिलता है। तो बड़ा अच्छा मॉडल है, सक्सेसफुल मॉडल है। और मैं अगर आपको ये बताऊं कि मुश्किल से 1.5-2 साल पहले इस शेयर का भाव 22-23 रुपया चलता था, तो वहां से ये लगभग 4.5 गुना शेयर में वृद्धि हुई है और अच्छा खासा ये रिटर्न दिया है। इस टाइप का रिटर्न आगे जाकर जो कहते हैं कि 6 महीने में 50% की वृद्धि शायद शेयर में अब ना हो, क्योंकि एक मैच्योर रैली इसमें हो चुकी है।
लेकिन हाँ, 15 से 20% की तेजी अगर आप 1 साल के लिए होल्ड करते हो और 30% की तेजी अगर आप 2 साल के लिए होल्ड करते हो, प्लस डिविडेंड, ये कंपनी डिविडेंड अच्छा देती है, वो आपको मिलता रहेगा। हाल ही में इसने एक इंटरिम डिविडेंड दिया था 23-24 साल के लिए। तो अच्छी रिटर्न आपको मिल सकते हैं। अगर आपका साल 2 साल का नज़रिया है तो 20 से 30% तक के रिटर्न की उम्मीद आप कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी रैली आ चुकी है यहाँ पर। चलिए अगले दर्शक के पास चलते हैं। नूरेन मंसूरी जी का प्रश्न है, कह रहे हैं कि विपुल सर मेरा सवाल पेंडिंग है अभी भी, प्लीज़ जो है इस सवाल को कंफर्म कर दीजिए। प्रोटीन ई गॉव टेक्नोलॉजी में जो है को लेकर के इनका सवाल है, और ये यहाँ पर फ्रेश बाइंग करना चाह रहे हैं। और अभी अगर हम देखें तो प्रोटीन ई गव टेक्नोलॉजी का जो शेयर है ऑलमोस्ट फ्लैट रेट करता हुआ 1380 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है, जिसकी वजह से शायद इनकी नज़रें यहाँ पर पड़ी हैं। 5 दिन के अंदर करीब 17-17.5% ये शेयर चला है। एक महीने में 30% से ज़्यादा की रैली देखने को मिली है। अभी क्या करना चाहिए सर? फ्रेश बाइंग करना चाह रहे हैं, लेकिन पिछले एक महीने के अंदर हमने देखा कि ऑलरेडी एक अच्छा खासा मूव आ चुका है, तो क्या थोड़ा नीचे जाने का इंतजार करें या करंट लेवल पे भी आपको लगता है खरीदारी की जा सकती है? विपुल जी बिल्कुल, और जैसे मैंने कुछ समय पहले कहा था कि शेयर की 3 दिन की चाल होती है, ये शायद तीसरे दिन की चाल इसकी हुई है। अब इसमें कुछ न कुछ पुल बैक, करेक्शन, प्रॉफिट टेकिंग कुछ न कुछ आएगा। अगर ये शेयर लेना चाहते हैं तो उसकी राह देखनी चाहिए। कंटिन्यूअसली ऐसा ये शेयर बढ़ेगा ऐसा मुझे नहीं लगता। तो सर थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए, ये आपके लिए सही समय नहीं है, ऑलरेडी काफ़ी आ चुका है। तो जिन लोगों को प्रॉफिट हो रहा है उनको प्रॉफिट बुक कर लेने दीजिए, थोड़ा ठंडा हो जाने दीजिए, उसके बाद आप देखिएगा, एक बार सवाल पूछ लीजिएगा, बताएंगे आपको कि किन लेवल्स पे आपको जो है एंट्री करना आपके लिए सही रहेगा। इस बीच सुरेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रश्न पूछने के लिए। सुरेश जी नमस्कार। हाँ जी, राम राम जी। राम राम सुरेश जी, कहाँ से बोल रहे हैं सर? मैं सोनीपत हरियाणा से बोल रहा हूँ सर। चलिए बहुत अच्छी बात है सर। सोनीपत में अभी कैसा मौसम चल रहा है? ठंड होनी शुरू हुई? ठंड शुरू हो गई है सर। चलिए नहीं, ठंड तो अब हम दिल्ली नोएडा में भी हो रही है। और बताइए सर, क्या करते हैं आप और क्या प्रश्न है आपका? सर मैं कुछ नहीं करता, बस मैंने अभी इस टाइम शेयर मार्केट में पैसे डाल रखे हैं। करीब मैंने डाले थे करीब 35 लाख के करीब, अब वो 44 से ऊपर हो चुके हैं। चलिए पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि मतलब जो है 35 लाख लगा के आप 44 लाख कमा रहे हैं। यही इसीलिए कहते हैं जो लोग कुछ नहीं करते हैं वही लोग असली मजे करते हैं। तो देखिए आप कुछ नहीं करके जो है 35 से 44 लाख कर लिए। लोग सुबह से शाम तक मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है कई बार जो है तनख्वाह नहीं मिल पाती है या कई बार खर्चे पूरे नहीं हो पाते हैं। बहुत अच्छी बात है सर। बताइए क्या प्रश्न है आपका? सर ये मैंने पिछले 1-1.5 साल में ही किया सारा। सर बहुत अच्छी बात है सर। और आप जैसे लोग प्रेरणा स्रोत हैं कि भाई कुछ तरीके से अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से निवेश कर रहे हैं तो शेयर बाजार के खाली माध्यम से भी आप अच्छी आमदनी कर सकते हैं। क्या सवाल है सर आपका? जी जी सर, वो मैं 2 शेयर के बारे में पूछना चाहता था। एक NFL और एक मदरसन सुमी। मदरसन। हाँ, NFL किस रेट पे लिया है आपने? NFL मैंने लिया था सर करीब 70 के आसपास। 70 के आसपास। चलिए कितने शेयर हैं आपके पास? NFL के होंगे सर 1200-1250 शेयर हैं। 1200-1250। चलिए अच्छे रिटर्न आपको मिल रहे हैं। 70 पे लिए 14 रुपये मिल रहे हैं आपको, तो 13-14 हज़ार रुपये तो ऐसे ही बन रहे हैं आपके यहाँ पर। और मदरसन सुमी कितने लिए हुए हैं, किस रेट पे? मदरसन सुमी है 1600 के करीब है शायद। अच्छा नहीं, मदरसन सुमी 1600 पे लिए हैं आपने? 1600 शेयर हैं टोटल। 1600 नहीं, किस रेट पे लिए हैं सर? वो करीब लिए होंगे 80 के आसपास सर। 80 का। चलिए यहाँ पर भी अच्छा रिटर्न मिल रहा है आपको, जो है 99-100 के आसपास पहुँचता हुआ। आज आज थोड़ा सा फ्लैट है। चलिए तो ये ये पूछना कि रखूं या निकाल दूं इस रेट में? ठीक है सर, बिल्कुल जानकारी आपको देते हैं। सर फर्टिलाइजर शेयरों में थोड़ी सी सुस्ती के बाद इधर आज कुछ जो है हम देख रहे हैं कि बाइंग आती हुई दिखाई दे रही है। ये दोनों ही शेयरों में इनको ठीक ठाक मुनाफा हो रहा है। तो निश्चित रूप से जब बाजार ऊपर हो, मुनाफा अच्छा हो रहा हो, तो ये डर लगता है कि मुनाफा खाली कागज़ों में ना रह जाए और कहीं ऐसा ना हो कि जब बुक करने जाएं तो ऑलमोस्ट जो अपना मुनाफा है वो कम करके करें। तो अभी प्रॉफिट इन्हें बुक करना चाहिए या अभी होल्ड करना चाहिए? कौन से शेयर को होल्ड करें, कहाँ पर प्रॉफिट बुक करें? विपुल जी, फर्टिलाइजर शेयर में एक नई मूवमेंट शुरू हुई है। अगर ये इसमें से निकलना चाहते हैं तो इन्हें 7 से 10 दिन के लिए वेट करना चाहिए। थोड़ा सा जो ये मूव आ जाए, इसमें 5-6 रुपए और कम से कम मिलने की गुंजाइश है, वो मिले तब निकल जाए। मदरसन सुमी में इसने जो एक
3 महीने पहले जो एक हाई बनाया था, उसको ब्रेकआउट उसके ऊपर जाने की शेयर तैयारी कर रही है। अगर वो कर लेता है, तो इसमें एक 15 से 20 रुपए का मूव, 15 से 20% का मूव आने की संभावना बनती है। उन्हें उसके लिए इंतजार करना चाहिए। वो ब्रेकआउट हो जाता है तो उसका फायदा लेकर फिर निकले। दोनों शेयर फिलहाल अप ट्रेंड में है, तो ऐसा लगता नहीं है कि बहुत जल्दी ये शेयर में गिरावट आ सकती है। ठीक। इस बीच अगले दर्शक हमारे साथ हैं रजत महेश्वरी जी। यूट्यूब के माध्यम से इन्होंने अपना प्रश्न पूछा है। कह रहे हैं कि विपुल सर, अरविंद नहीं सर, अरुण जी, अरुण नाम है सर का, तो अरुण जी अरुण सर हैं ये। तो विपुल सर, अरुण सर नमस्ते। कह रहे हैं टाटा टेक आईपीओ में इनको जो है 30 शेयर मिले हैं, 500 के भाव पर इन्होंने जो है रखे हुए हैं। अभी कह रहे हैं होल्ड करें या निकल जाएं, तो अभी भी ये होल्ड कर रहे हैं टाटा टेक को। अच्छे रिटर्न में हैं शेयर जो है। हमने देखा कि काफ़ी शानदार शेयर ने, जिन लोगों को भी आईपीओ में लगा, काफ़ी अच्छे रिटर्न भी मिले हैं। अब थोड़ी सी सुस्ती देखने को मिल रही है टाटा टेक में के अंदर। अभी क्या करना चाहिए सर? अभी बने रहें? इन्होंने ये नहीं बताया कि इनका नज़रिया क्या है, लेकिन अभी भी आज हम देख रहे हैं 1244 के आसपास चल रहा है, 500 की खरीद है, तो ऑलमोस्ट 2.5 गुने के आसपास का रिटर्न तो अभी भी इनको यहाँ पर मिल ही रहा है। आपकी राय क्या होगी टाटा टेक्नोलॉजी में? सर, 2 उपाय है इनके पास। अगर इनको लगता है कि ये रुपए ये रोटेट करना चाहते हैं और आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि आईपीओ की भरमार है, ये वो भी कर सकते हैं। अगर ये कहते हैं मैं लंबी अवधि के समय के लिए होल्ड करना चाहता हूं, ये होल्ड कर सकते हैं। इनकी रकम 500 लगी है और इनको 2.5 गुना मिल रहा है, तो होल्ड कीजिए। जैसे जैसे देखा गया था कि 1200 के नीचे शेयर आकर वापस कुछ संभल कर ऊपर चल रहा है। एक स्टॉप लॉस रख लीजिए जो लास्ट लो है 1190 के आसपास का, और अगर वो नहीं आता तो होल्ड कीजिए। ठीक। चलिए, इस बीच जो है सर, एक हमारे दर्शक हैं, नियमित दर्शक योगी जी, और वो कह रहे हैं विपुल जी, अरुण जी और मनी 9 की पूरी टीम को मेरी राम राम। राम राम योगी जी, और आपकी उपस्थिति दर्ज कर ली गई है। आप नियमित दर्शक हैं हमारे, बहुत बहुत अच्छा लगा। आकाश जसरोटिया साहब का कहना है कि नमस्कार विपुल जी एंड केजरीवाल सर। केजरीवाल सर से रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी जल्दी आया करें, वेट करते हैं हम सभी, और उनका आईपीओ का विश्लेषण तो सबसे बढ़िया रहता है। तो ये सर आपके तमाम जो प्रशंसक हैं, जो आपके फैंस हैं, वो आपके बारे में जो है ये तमाम टिप्पणियां जो है आती हुई दिखाई दे रही हैं। इस बीच मुनेंद्र सिंह की भी एक टिप्पणी आई है। कह रहे हैं केजरीवाल दद्दा राम राम, कैमलिन के शेयर ले सकते हैं क्या? कह रहे हैं केजरीवाल दद्दा देखने में उम्रदराज लगते हैं लेकिन आवाज़ में तगड़ा दम है। तो वो शायद वो आपके जो आपने वेशभूषा बना रखी है, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा करके, कह रहे हैं उम्रदराज लगते हैं लेकिन आवाज़ में काफ़ी दम है। तो कैमलिन के ऊपर ये जानना चाह रहे हैं कि क्या कैमलिन के शेयर खरीदे जा सकते हैं अभी? और अभी अगर देखें तो जो कैमलिन का जो भाव, अगर हम एक बार जरा दर्शकों को दिखाते हैं कि क्या यहाँ पर भाव देखने को मिल रहा है, तो आज हम देख रहे हैं करीब 3% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। करीब 150 के आसपास ये शेयर अभी जो है कोकोई कैमलिन का शेयर जो है चल रहा है। ये शायद भाव सही नहीं है, 131 रुपये का जो भाव है। कोकोयू कैमलिन करके कंपनी है। और सर क्या सलाह रहेगी आपकी? सर, ये जो कंपनी है, हाल ही में एक कंपनी आईपीओ आई है जो आज बंद होगी, डॉम्स। ये उसका कुछ हद तक एक कंपेटिटर माना जा सकता है, लेकिन बहुत लिमिटेड दायरे में। ऐसा नहीं है कि फुल्ली कंपेरेबल है दोनों। डॉम्स में जो एक क्रेज आया है बाजार में, जो एक रुचि आई है, उसको देखकर कैमलिन में भी थोड़ा सा एक मूवमेंट आया है। अगर ये इसमें निवेश करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि शायद इसमें थोड़ा सा अपवर्ड मूव शुरू हो तब इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर ये निवेशित हैं तो ये इनको कंटिन्यू करना चाहिए। शेयर में फिलहाल जो एक थोड़ा सा करेक्टिव मूव चल रहा है, ये कहीं ना कहीं संभल कर वापस ऊपर की तरफ चलेगा। और सर, जब कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी तो आपने भी आईटी का जिक्र किया था, और हमने भी कहा था कि आज आईटी पे थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। क्या ये वक्त आ गया है आईटी के अंदर अब खरीदारी करने को लेकर के? बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे थे कि नवंबर दिसंबर के आसपास का जो अगला क्वार्टर होगा उसमें जो है काफ़ी अच्छी जो है अपॉर्चुनिटी आईटी शेयरों में देखने को मिल सकती है, और अब वो दिख रही है। श्याम सुंदर गुप्ता जी का एक प्रश्न है। कह रहे हैं कि विपुल सर एंड अरुण सर, प्लीज़ सजेस्ट फ्रेश बाइंग लेवल्स फॉर इन्फोसिस, एलटी, माइंडट्री। तो आज जिस तरीके से हम देख रहे हैं पूरे आईटी पैक में एक
सकारात्मक रुझान है, टीसीएस में काफ़ी शानदार रुझान है, इन्फोसिस ऊपर है, एचसीएल टेक ऊपर है, कोफोर्ज मिड कैप आईटी में भी काफ़ी अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। इनमें सर कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि कहाँ पे खरीदारी की जा सकती है, और आपका ओवरऑल आईटी पैक को लेकर के अब क्या व्यू है? क्या जो वर्ष था वो पूरा हो गया है? बाजार के प्राइस मूवमेंट को लेकर ऐसा लगता है कि बाजार में उम्मीद ये है कि वर्स्ट अपने बिहाइंड है। लेकिन अगर आप मूवमेंट देखें तो जो वर्ष था, जो भाव थे, वहां से 20% की तेजी ऑलरेडी आ चुकी है। क्या मैं इस भाव में निवेश करने की सलाह दूंगा? नहीं। थोड़ा सा इसे ऊपर जाकर संभलने दीजिए, उसके बाद जो पुल बैक आता है उसमें एक कंफर्मेशन मिल जाएगा और फिर निवेश करना चाहिए। हो सकता है लोएस्ट भाव में आप खरीदेंगे नहीं, क्योंकि काफी अच्छी रैली हुई है, बट श्योर भाव में एंट्री कीजिए, क्योंकि जिस हिसाब से बाजार में एक मोमेंटम बना है अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग शेयरों में, ये एक समय है कि आप कॉशियस होकर ट्रेड करें और कहीं ऐसा ना हो कि आप हाईएस्ट भाव पर शेयर में निवेश करें। तो सतर्क रहिए, एक बार जो है कंफर्मेशन आ जाने दीजिए, थोड़ा नीचे जाकर के दोबारा जब बाउंस बैक करके आता है, जब कन्विक्शन दिखाई दे आईटी शेयरों में, उसके बाद एंट्री कीजिए, वो आपके लिए एंट्री लेवल सही रहेगा। तो इस बीच अमित गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रश्न पूछने के लिए, अपनी बातचीत करने के लिए। अमित जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार अमित जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं एमपी जबलपुर से बोल रहा हूँ। अच्छा, जबलपुर मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर, और बड़ा अच्छा शहर है आपका जबलपुर जो है, और जब भी वहाँ जाना होता है तो बड़े अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं, बहुत ही मृदुभाषी होते हैं। क्या प्रश्न है सर आपका, और क्या करते हैं आप? सर मैं नौकरी करता हूँ सर। मेरा सबसे क्वेश्चन था कि चोलामंडलम होल्डिंग और रैमको इंडस्ट्रीज ये फ्यूचर के सर हमारे बजाज होल्डिंग के तमाम रखते हैं या नहीं? क्या फ्यूचर में क्या ये बजाज होल्डिंग बन सकते हैं कि नहीं? जी सर, रैमको इंडस्ट्री और चोलामंडलम होल्डिंग। चलिए, चोलामंडलम जो है अगर हम देखें तो यहाँ पर 1243 का जो है स्तर जो है अभी देखने को मिल रहा है, और माफ़ कीजिएगा, जो है चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग 1071 का स्तर देखने को मिल रहा है। 2% जो है ये शेयर जो है ऊपर कामकाज कर रहा है। पिछले एक महीने में 4% के आसपास की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है, एक रैली देखने को मिली शानदार, और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि अब ये शेयर थोड़ा सा कंसोलिडेशन के मूड में है। सर ये जानना ये चाह रहे हैं, रामको इंडस्ट्रीज और चोलामंडलम होल्डिंग्स जो है ये भविष्य की जो है वो बजाज बन सकती है कि नहीं बन सकती है? आपकी राय क्या होगी सर? सर आपने एक ही सवाल में दो कंपनी के बारे में पूछ लिया। अगर आप रैमको इंडस्ट्रीज के बारे में पूछें या चोलामंडलम के बारे में पूछें कि ये आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं, ये मैं आपको कह सकता हूं कि शेयर अच्छे लग रहे हैं, इनका बिजनेस मॉडल अच्छा है, लेकिन ये बजाज बन सकते हैं कि नहीं, मुझे ये पता नहीं है कि बजाज में और कितनी तेजी या मंदी बाकी है। दोनों का बिजनेस मॉडल काफी अलग है, और ये सिर्फ तय करना कि एक कंपनी दूसरे की तुलना में कंपैरिजन हो सकती है कि नहीं, अगर सेम क्षेत्र की हो तो इजी होता है, अदरवाइज काफी दिक्कत होती है। बट आप ये दोनों शेयर में निवेशित रहिए, इसमें कोई घबराहट नहीं है। तो दोनों शेयर अच्छे हैं, आप निवेशित यहाँ पर रह सकते हैं। इस बीच प्रखर जनरल स्टडीज़ का प्रश्न आया करें सर, आप नाराज हैं सर? आपसे या किसी से भी क्यों नाराज़ होंगे? हाँ, चूँकि लगातार ही प्रश्न ही ले रहे हैं हम, आपके ही प्रश्न ले रहे हैं, आप ही दर्शकों के प्रश्न ले रहे हैं, तो उनमें से कुछ के प्रश्न शामिल होंगे, कुछ के छूट जाएंगे, और उनसे हम हमेशा ही क्षमा प्रार्थी रहते हैं। 300 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं नितिन स्पिनर्स के, और 345 रुपये का जो है इनकी खरीद का भाव है नितिन स्पिनर्स का, और अभी जो भाव देखने को मिल रहा है वो 328 329 का है। तो इनको 13-14 रुपये का अभी जो है पर शेयर जो है वो नुकसान हो रहा है। नज़रिया इन्होंने अपना मेंशन नहीं किया है कि कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं। एक साल में करीब 63% के आसपास का रिटर्न शेयर ने दिया है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अब यहाँ पर मुनाफा वसूली हावी हो रही है, शेयर ऊपरी स्तरों से अब फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी राय क्या होगी सर? इनको जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई हो सकती है भविष्य में? सर शॉर्ट टर्म एवरेजेस पे सपोर्ट लेने के लिए शेयर आया है। मुझे लगता है आने वाले 2-4 कारोबारी दिन में यहां से थोड़ा एक बाउंस हो सकता है, टेक्निकल बाउंस। ये जो बाउंस होगा, अगर ये पिछला हाई जो बना है जिसकी लेवल है आपकी
370, अगर ये 370 को क्रॉस कर लेता है तो आपको एक और नया मूव बन सकता है। उस समय ये डिसाइड कर सकते हैं कि इनको कंटिन्यू करना है शेयर में या निकल जाना है। ठीक। इस बीच जो रजत माहेश्वरी जी का सवाल था टाटा टेक को लेकर के, उसको उनकी एक क्रॉस क्वेश्चन आया है दोबारा। उन्होंने कहा है कि सर मेरा 3 साल का नज़रिया है टाटा टेक को लेकर के, क्योंकि उन्होंने 500 पे लिए हुए थे। कह रहे 3 साल बाद मेरा रिटायरमेंट है और रिटायरमेंट के लिए अभी मैं इसको होल्ड कर रहा हूं। तो उस पर आपकी एक टिप्पणी चाहेंगे। और दूसरा एक सवाल जो है राजेश चंद्रा जी का आया है मनाली पेट्रो को लेकर के। कह रहे हैं मनाली पेट्रो क्या करंट लेवल पे खरीद सकते हैं या किस लेवल पे एंट्री की जा सकती है? तो जहां तक टाटा टेक का सवाल है, जब इनका 3 साल का नजरिया है तो शांत रहिए, निवेशित रहिए। कंपनी का जो धंधा है बड़ा अच्छा है, ईवी से संबंध रखती है और विश्व भर के बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ काम करती है। इसका जो एक नया जो एंट्री है, इसने एयरबस के साथ में काफी बड़ा काम शुरू किया है। इसके एक्रेडिशन में इसे 2-2.5 साल लग गए थे। अब इसके जो ऑर्डर्स हैं वो शुरू हुए, तो मेरे ख्याल से गाड़ी, इंजन, प्लेन, ये जो पूरा इसका जो एक बिजनेस मॉडल है, इसमें आपको अवश्य फायदा मिलेगा। जहां तक आपका दूसरा सवाल है जो आपने मनाली पेट्रो का पूछा है, जो केमिकल स्पेस है उसमें सिमिलर कंपनीज में सब में मूवमेंट देखने को मिला है। ये शेयर भी जो एक गिरावट का दौर था उससे अब रुक कर अपवर्ड चालू हुआ है। बड़ी मूव आने में शायद कुछ समय लगे, लेकिन शेयर का डाउनवर्ड मूवमेंट अब खत्म हो चुका है।